हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग को याद है कि ठीक इसके पहले वाला जो वीडियो है उस वीडियो में हमने आपको नाइट्रोजन के बारे में बताया। नाइट्रोजन के बारे में क्या बताया? नाइट्रोजन बनाने की विधियों की चर्चा केवल किया हमने आपसे। अब है बारी नाइट्रोजन के गुणों की चर्चा करें। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नाइट्रोजन के गुण। तो नाइट्रोजन के गुण की चर्चा करने से पहले ये बात थोड़ी सी डिस्कस कर ले स्टूडेंट्स कि गुण दो तरह के होते हैं। आप जानते हो, भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे भौतिक गुण की। भौतिक गुण के अंतर्गत क्या क्या बात आता है? तो देखिए, भौतिक गुण माने विलयता से गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, ये सारी चीज़ें। भौतिक अवस्था मतलब वो ठोस है, द्रव है कि गैस है, ये सब उसके रंग स्वाद को लेकर के हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे पहले हिस्से में, माने भौतिक गुण में। और फिर उसके बाद देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है डाइनाइट्रोजन का। तो कलम कॉपी निकालिए और हो जाइए तैयार। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। इसके बावजूद भी अगर कहीं दिक्कत हो तो एक दो बार कमेंट करके बोल भी दीजिए कि हाँ, यहाँ पे परेशानी आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको दिक्कत न आए। चलिए कोई बात नहीं, आइए पहले भौतिक गुण को देख लेते हैं और फिर बात करेंगे हम लोग कि कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2 जो नाइट्रोजन है। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी तो लिखते रहेंगे। आप लोग ये बताइए कि आपके आसपास सब कुछ ठीक ठाक है ना? कुछ हिस्से में बाढ़ का पानी वगैरह आया था, कुछ घटा वगैरह, कुछ समस्याएं कम हुई या नहीं हुई, समस्याएं बनी हुई है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहली बात कि N2 गैस है, ये गैसीय रूप में पाया जाता है। तो मैं लिखूंगा, सबसे एकदम संक्षेप में लिखेंगे, ये गैस है। दूसरी बात, अच्छा ये गैस है, जैसे यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे गैस है, ऑक्सीजन गैस है, निश्चित रूप से नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन गैस तो ऑक्सीजन से ज़्यादा है ना, आपको पता है आयतन के दृष्टि से 78%, लगभग 78% तो नाइट्रोजन ही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं लेकिन देख नहीं पा रहा हूँ, क्या देख रहे हो यहाँ पर कुछ नाइट्रोजन गैस दिखाई दे रहा है मैं जहाँ खड़ा हूँ? बोलिए। बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, नहीं दे रहा होगा आपको, क्योंकि ये रंगहीन है। ये गैस कैसी है? रंगहीन है। मैं महकने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चला यहाँ कोई गैस है या नहीं। तो महक नहीं रहा, मतलब ये गंधहीन है। मैं थोड़ा मुंह खोलता हूँ, मेरे मुंह में गैस गया, मैं चखने की कोशिश कर रहा हूँ तो स्वाद भी पता नहीं चल रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो भी गैस मौजूद है वो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। और यहाँ जो गैसें मौजूद हैं उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, मतलब नाइट्रोजन रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। तो आइए लिख दें इसको, ये रंगहीन है, कलरलेस है, कोई रंग नहीं है, गंध मन इसमें कोई महक नहीं है। आप महक करके नहीं पता लगा सकते कि इसमें गंध है कि नहीं। आप कहीं से गुजर रहे होते हो, कहीं फूल के बगीचे से और खुशबू आती है, आपका मन खिलखिल सा जाता है, तो खुशबू जो है, जो हवा के माध्यम से चल के आपके पास आई, उसमें गंध है, स्मेल है, गुड स्मेल है। उसी तरह से किसी नाले से गुजरिए कचड़े से होके तो बदबू आती है, तो आपको महकता है। तो जो महक है उससे पता लगा लेते हैं कि यहाँ खुशबू है, बदबू है या क्या है। लेकिन इसमें कोई गंध ही नहीं है, तो इससे आप पता नहीं लगा सकते। ये स्मेल इसमें नहीं है, रंगहीन गंधहीन के बाद स्वाद नहीं है, टेस्टलेस है, ये स्वादहीन है। अच्छा, और हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो जल है ना, जल में बहुत ही कम घुलनशील है। रंगहीन गंधहीन तो है ही, ये जल में क्या है, बहुत ही कम घुलनशील होता है। बहुत कम घुलनशील होता है, मतलब ये ज़्यादा जल में नहीं घुलता है। मैं अब किसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि जल में ज़्यादा नहीं घुलने का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए,
इस लाइन को समझिए जरा, जल में कम घुलनशील होने का क्या मतलब है। ये हमने जल ले लिया और फिर उसके बाद हमने इसका जो टेम्परेचर है याद रखिएगा, टेम्परेचर जो रखा हमने वो 273 केल्विन रखा। ये जल जानते हैं कितना है? आप कैसे जानेंगे, हमने अभी लिखा ही नहीं, मेरे मन में क्या चल रहा है। ये 1 लीटर है, 1 लीटर जल है। तो और दाब है इसका, प्रेशर भी लिख देता हूं। प्रेशर है 1 atm मान लीजिए। तो 1 atm दाब पर या एक बार दाब पर 273 केल्विन अगर ताप रहे और 1 लीटर अगर जल हो, तो इसमें मात्र N2 जो है वो है 23.2 सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना ही है, ये बहुत ही कम हुआ, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये घुला हुआ नाइट्रोजन गैस की बस इतनी सी मात्रा है, मतलब ये बेहद ही कम घुलनशील होता है। अब आइए उसके बाद आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो है ना जहरीला नहीं होता, नॉन टॉक्सिक होता है। जहरीला नहीं होने का मतलब क्या है, जरा इसको भी समझ लेते हैं हम लोग कि जहरीला नहीं है इसका क्या मतलब। जैसे इस रूम में ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो क्या नाइट्रोजन आपको मार देता है? नहीं ना। इसका मतलब ये नॉन टॉक्सिक है। ये जहरीला होता तो हमारे अंदर शरीर में प्रवेश करके और हमें मार दे सकता था, लेकिन ये नॉन टॉक्सिक है। लेकिन एक बात नोटवर्थी है, याद रखना है। इस जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इस रूम को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए कमरे को, और इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाए, तो मेरी मौत हो जाएगी। और फिलहाल यहाँ मेरी मौत नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन के कारण नहीं, ड्यू टू नाइट्रोजन नहीं। उसका जो कारण नाइट्रोजन नहीं बनेगा, वो होगा ऑक्सीजन की कमी के कारण मैं मरूंगा, इन वांट ऑफ ऑक्सीजन। जब पूरे रूम में आप नाइट्रोजन भर देंगे तो मेरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और उससे मेरी मौत होगी। तो किसी नाइट्रोजन से भरे हुए पात्र में जब किसी जीव को रख देते हैं तो उसकी मौत हो जाएगी। तो मौत के जब कारणों का जब आप पोस्टमार्टम करेंगे, पता लगाएंगे, तो पता चलेगा कि नाइट्रोजन की वजह से नहीं मरा है, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण मरा है। तो याद रखिएगा कि ये क्या है, तो नॉन टॉक्सिक है, मतलब आप लिख देते हैं अविषैला होता है, और गैस है ना, तो गैस तो लड़की है, तो अविषैला नहीं अविषैली होती है, नॉन टॉक्सिक होता है। याद रखना है इस चीज़ को। इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये न जलता है और न जलने को में सहायता देता है, ये दहनशील नहीं है, अदहनशील। चाहे ऐसे लिख देता हूँ, यह न दहनशील है, यह न दहनशील होता है और न ही दहन का पोषक। दहन का पोषक कहने का मतलब पोषक होता है स्टूडेंट्स कि आपको पता है ना कि ऑक्सीजन भी नहीं जलता है। ऑक्सीजन गैस अदहनशील है, वो ज्वलनशील नहीं है, नहीं जलता है, लेकिन ऑक्सीजन किसी दूसरी चीज़ को जलाने में मदद करता ही जानते हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में कहते हैं कि ऑक्सीजन अदहनशील है, अज्वलनशील है, लेकिन दूसरे को जलाने में क्या करता है, मदद करता है। और ये न जलता है न जलाता है, न जलाने में मदद करता है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन के स्वभाव को, इस गुण को, ये न स्वयं जलेगा न जलाएगा। तो अच्छी बात है ना, बिल्कुल आपकी तरह। आप न किसी से जलते हो न जलाते हो, ऐसी बात है। चलिए ठीक है, और बात करते हैं कुछ है। स्टूडेंट्स, आप जब सॉलिड स्टेट चैप्टर में थे तो हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इस तरह से 5 प्रकार के पदार्थों की चर्चा हमने आपसे किया था, याद है आपको? 11 क्लास में भी चर्चा किया था हम लोगों ने। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब होता है कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित हो जाए। और जो पदार्थ विकर्षित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। तो आपको याद रखना होगा कि जो N2 होता है ना,
जरूर याद रहेगा और आपको शायद याद भी हो कि जो N2 होता है मतलब डाई नाइट्रोजन होता है वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। डायामैग्नेटिक इन नेचर मतलब प्रति चुंबकीय प्रकृति। यह प्रति चुंबकीय प्रकृति, आप कहेंगे कि डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। ये डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। स्टूडेंट्स, ये इसके कुछ जो हुए भौतिक गुण हुआ। अब हम लोग इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के, इसके रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे। तो आइए केमिकल प्रॉपर्टी की थोड़ी सी चर्चा कर लें। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2। तो सबसे पहली बात कि जो N2 है, नाइट्रोजन है, उसका आकार छोटा है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसके कारण उसके बंधन की लंबाई भी छोटी हो जाती है। तो बंधन की लंबाई छोटी और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, बंधन विखंडन ऊर्जा, स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो न बंधन टूटता है और न यह अभिक्रिया करता है। तो कमरे के ताप पर N2 जो होता है लगभग अक्रिय होता है। तो पहली बात याद रखेंगे, कमरे के ताप पर N2 गैस लगभग अक्रिय होता है, चाहे बहुत ही कम, बहुत ही कम क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। यह लगभग अक्रिय होता, लिख देता हूं, अक्रिय होता है। लेकिन कब? कमरे के ताप पर। याद है, एट द रूम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। कमरे के ताप पर नाइट्रोजन गैस लगभग क्या होता है, तो निष्क्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। आप सीधे से समझिए। अब आइए दूसरी बात, इसके पीछे का कारण क्या है, कॉज क्या है। तो कारण के पीछे जब हम लोग चलेंगे तो आपको दो तीन चीज़ें जोड़नी होगी, लेकिन सब मिलाकर एक ही बात क्लियर होगा, और वो ये है कि नाइट्रोजन परमाणु का आकार छोटा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन परमाणु का आकार छोटा है और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, आकार छोटा है, तो बंधन की लंबाई छोटी हो जाती है, और बंधन की लंबाई छोटी होने से बंधन विखंडन ऊर्जा बहुत ही हाई हो जाता है। तो जब बंधन विखंडन ऊर्जा हाई हो गया तो न बंधन टूटेगा, न अभिक्रिया होगा, नया बंधन करेगा। तो मैं कारण में लिखना चाहूंगा, नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है। N2 देखिए के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड होते हैं। बंधन की अब जाहिर से ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बंधन की लंबाई छोटी हो जाएगी, बंधन की लंबाई क्या होती है, छोटी होती है। और बंधन की लंबाई जब छोटी हो गई तो बंधन बहुत ही ताकतवर होता है। अतः बंधन स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। प्रबल, प्रबल कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है। तो सब मिला जुला के स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहता हूं कि स्ट्रॉन्ग होना, प्रबल होने का मतलब कि उसका बंधन विखंडन ऊर्जा बहुत ही क्या होगा, हाई होगा। अतः बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हो ना आप,
बंधन विखंडन ऊर्जा बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही उच्च। अच्छा, आप याद रख सकते हो तो रख लेना। 9 थोड़ा बहुत डेटा में स्टूडेंट्स अलग अलग बुकों में थोड़े बहुत वेरिएशन है, और मैं ईमानदारी पूर्वक कहूँ तो मैं तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहा हूँ। तो जो आइडियल जो है वो मैं लिखता है 41.4 किलो जूल पर मोल। ये है बंधन विखंडन ऊर्जा, कहीं कहीं 46 वगैरह भी लिखा हुआ है, किलो जूल पर मोल होता है। तो बंधन विखंडन ऊर्जा बहुत उच्च होता है। इसी के कारण आप एक लाइन में कहिए कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि जो नाइट्रोजन है कमरे के ताप पर नॉन रिएक्टिव है क्यों, तो आप सीधे से जवाब देंगे क्योंकि उसका बंधन विखंडन बहुत ज़्यादा है। बस हो गया, इनमें से किसी चीज़ को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। सबका जो सार है यहीं पे आके अटक गया कि वो बंधन बहुत मजबूत होता है। बंधन मजबूत क्यों होता है कि पीछे कारण गिनाना है तो गिना दीजिए। परमाणु छोटा है, एक तो छोटा, उसी में ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो बंधन बहुत छोटा, बंधन की लंबाई भी छोटी हो गई। और बंधन की लंबाई छोटी होने का मतलब ही है कि क्या होगी, मजबूत होगी। आपको मैंने बताया था ना, ये चौक देखो इतनी बड़ी है और एक चौक हमारे पास ये छोटा सा टुकड़ा है स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपको समझाते हैं। अगर इस चौक को मुझे तोड़ना हो तो ये हमारे लिए चौक तोड़ना आसान होगा, इसको चौक को तोड़ना क्या होगा, मतलब कठिन होगा। क्यों, तो देखो दोनों बराबर मोटाई के सेम ही क्वालिटी का चौक है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है। लंबाई ज़्यादा है तो ये आसानी से टूटेगा। इसकी लंबाई कम हो गई, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ये आसानी से नहीं टूटेगा। तो यूँ समझ लो कि यही नाइट्रोजन की बंधन की लंबाई है। तो जब बंधन की लंबाई घट गई तो उसको तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा लगे। और याद रखना, जब तक पुराने बंधन टूटते नहीं हैं नए बंधन बनते नहीं हैं। मतलब आप यूँ समझ लीजिए, जब तक आप पुराना वाला रिश्ता आपका टूटने वाला नहीं है, नए वाला रिश्ता नहीं बनने वाला। तो अब यहाँ पर आइए, मानव के केस में ये लागू नहीं होता, मैं मजाक कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ, इसी कारण से माने उच्च जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इसी कारण क्या होता है, ये लगभग अक्रिय होता है। इसी कारण माने बॉन्ड जो इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन जो इंथैल्पी है, इसी कारण का मतलब याद रखिएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, जिसको आप क्या कर रहे हैं, बंधन विखंडन ऊर्जा, बॉन्ड, इसी कारण N2 अक्रिय होता है, चाहे बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, विक्रियाशील होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। क्या आप लोग आमने सामने होते तो थोड़ा मज़ा आता है बात करने में, लेकिन क्या करें, ये बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है ये इस तरह से पढ़ाना यूट्यूब पर। क्वेश्चन आएगा कि कम नाइट्रोजन जो होते हैं ये लगभग अक्रिय होते हैं, इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, या क्वेश्चन दे देगा कमरे के ताप अभिक्रियाशीलता कम होती है, इसके पीछे के कारण को समझाएं। तो आपको बहुत प्यार से आराम से लिखना होगा। नाइट्रोजन परमाणु का आकार छोटा होता है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसके कारण बंधन की लंबाई छोटी हो जाती है। बंधन की लंबाई छोटी होने के कारण बंधन विखंडन ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बंधन विखंडन ऊर्जा ज़्यादा हो जाने के कारण ये आसानी से टूटते नहीं हैं, और जब टूटेंगे नहीं तो फिर आगे अभिक्रिया कैसे करेंगे। तो क्या सोच रहे हैं, नाइट्रोजन अभिक्रिया नहीं करता का करता है? अरे भाई, आप उसके लायक कुछ खुराक तो दीजिए, इससे जो बंधन विखंडन ऊर्जा है उससे ज़्यादा ऊर्जा दीजिए, टूट जाएगा। हर आदमी नहीं होता है कि वो सब गुंडे बोलते हैं फिल्मों में कि हर आदमी बिकाऊ है, उसके लायक थोड़ा सा घूस तो दो। तो उतना से ज़्यादा एनर्जी देंगे, टूटेगा, फिर अभिक्रिया करेगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे अभिक्रिया करता है। तो याद रखिए कि ताप बढ़ाने पर नाइट्रोजन की जो अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। एक्चुअली यहाँ मैं लिखने वाला था, लेकिन जगह के अभाव में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। ताप बढ़ाने से नाइट्रोजन की अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है, और ये धातु और अधातुओं से सीधे अभिक्रिया करता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन पा रहे हो आप? ताप बढ़ाने से नाइट्रोजन की अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, और धातु और अधातु से सीधे अभिक्रिया करता है। तो इतना नोट करिए, फिर आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं डाइनाइट्रोजन की अभिक्रिया। लेकिन एक बात बताएं स्टूडेंट्स,
भौतिक जो गुण है ना उसमें से एक दो गुण छूट गया था। मैं चाहता हूँ उसको रिपीट कर दूँ, मतलब आपको बता दूँ। फिर उसके बाद अभिक्रिया तो देखते हैं उसका जो केमिकल है। जैसे हमको लिखना था एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो डाइनाइट्रोजन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है याद रखिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक कहते हैं आप। हिमांक कितना होता है तो 63 जो है पॉइंट लिख सकते हैं 2 केल्विन। उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट जिसको आप हिंदी में क्वथनांक कहते हैं, ये होता है कितना तो 77.2 केल्विन, कहीं कहीं 3 भी लिखा हुआ है, इतना ये होता है। इसके अलावा एक बात और भी याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो ये नाइट्रोजन है ना, ये N14 और N15 ये दो इसके आइसोटोप हैं। आइसोटोप्स कहने का मतलब ये समस्थानिक है, ये स्टेबल आइसोटोप हैं 14 और 15। इसके अलावा एक बात और याद रखना है, वो गलती से छूट गया था। ये मान लीजिए गैस जार है और इस गैस जार में N2 गैस आपने भर दिया है। क्या भर दिया आपने? N2 गैस। अब स्टूडेंट्स मैं एक चौक लेता हूँ दूसरे कलर का। ये मान लीजिए कि ये N2 गैस है, इस गैस जार में पूरा भरा हुआ है। इसमें अगर आप चारकोल रख दीजिए, एक्टिवेटेड चारकोल, जरा समझिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक गैस जार है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है और उस नाइट्रोजन गैस से भरे हुए गैस जार में आपने सक्रिय चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया। अब क्या करेगा, जो सक्रिय चारकोल है वो सभी डाई नाइट्रोजन जो गैस है उनको अपने सतह पर खींच लेगा, अधिशोषित कर लेगा। ये हो गया आपका सक्रिय चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल हो गया। और ये हो गया आपका N2 गैस। तो अब देखिए क्या होगा, ये N2 गैस यहाँ से खिंचा के चला आएगा और इस सतह पे आके यहाँ पर चिपक जाएगा। ये यहाँ से खिंचा करके चला आएगा और आकर के ये चिपक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है तो अधिशोषित कर लेता है, गैसों को क्या करेगा यहाँ से चिपका देगा। आप समझ गए इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ये N2 अगर है N2 गैस, तो N2 गैस को सक्रिय चारकोल अपने सतह पर खींच करके और क्या करता है, चिपका लेता है। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस सक्रिय चारकोल द्वारा अधिशोषित हो जाता है। मैं लिखना चाहूँगा N2 गैस सक्रिय चारकोल द्वारा एडजर्व होता है, अधिशोषित होता है, अधिशोषित हो जाता है। बस इतनी सी बात थी। अब आते फिर वो केमिकल प्रॉपर्टी वाली बात। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने आपको बताया स्टूडेंट्स कि कमरे के ताप पे तो डाइनाइट्रोजन अभिक्रिया करने से रहा, लेकिन ताप जब बढ़ाएंगे तो सीधे ये कुछ सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कर जाता है, कुछ अधातुओं से अभिक्रिया करता है। तो 1 नंबर में लिखते हैं यहाँ सक्रिय धातु से अभिक्रिया। केमिकल प्रॉपर्टी होगा ये सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। बहुत सिंपल अभिक्रिया है, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स 1 नंबर में हमने लिथियम से अभिक्रिया कराया नाइट्रोजन की। हीट तो करना ही होगा, बिना हीट के ये तो होने वाला नहीं है ना कुछ। तो ये बनाता है लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड नाम हो गया इस यौगिक का, एकदम प्यारा सा खूबसूरत सा लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड। अगर स्टूडेंट्स अगर लिथियम के बजाय अगर हमने मैग्नीशियम ले लिया तो क्या बना देगा, सेम टू सेम मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो Mg
3N2। इस बार मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है ना, और नाइट्रोजन की 3। अच्छा, इसको बैलेंस अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आप स्वेच्छा से करिए, खुशी खुशी करिए। यहाँ हमने 2 लगाया, नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना लगा दिया हमने, 6 लगा दिया। अगर मुझे इसको बैलेंस करना हो तो मैं यहाँ पर केवल 3 लगा दूंगा और बैलेंस हो गया। क्या नाम हो गया, प्यारा सा नाम है इसका, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अच्छा, अगर मैं अल्युमिनियम से करूँ तो अल्युमिनियम नाइट्राइड हीट करना होगा स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको। तो ये बनाएगा अल्युमिनियम नाइट्राइड, अल्युमिनियम नाइट्राइड। अब देखिए इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 3। आप बैलेंस करना है तो आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 2 कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जो मेटल होते हैं ना, एक्टिव मेटल, सक्रिय धातु, आप कैल्शियम से कराइए, कैल्शियम नाइट्राइड बनाएगा। तो इस तरह से सक्रिय धातुओं से सीधे अभिक्रिया करता है, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया, अल्युमिनियम नाइट्राइड बनाया। अब आप बात करते हैं कुछ अधातु से अभिक्रिया, नॉन मेटल से अभिक्रिया। रिएक्शन विद नॉन मेटल। तो देखिए नॉन मेटल में अब क्या करिए कि हाइड्रोजन गैस ले लीजिए और साथ में नाइट्रोजन गैस ले लीजिए, और इस हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को आप गर्म करिए। लेकिन केवल गर्म करने से नहीं, बल्कि कुछ उत्प्रेरक ले लीजिए। अब ये है करीब 773 केल्विन के आसपास जब इसको गर्म करते हैं, और साथ में आप उत्प्रेरक के रूप में आयरन ऑक्साइड ले लेते हैं, आयरन ऑक्साइड उत्प्रेरक, और प्रमोटर के रूप में मोलिब्डेनम, आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम, जैसे ये हो गया AMO। तो याद रखिएगा, यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ, कैटलिस्ट जो होगा आयरन ऑक्साइड, प्रोमोटर के रूप में, वर्धक कहते हैं ना, प्रोमोटर के रूप में। प्रोमोटर का मतलब होता है जो आपके जो उत्प्रेरक है ना, उसकी भी क्रियाशीलता को क्या कर दे, बढ़ा दे। ये हो गया मोलिब्डेनम। तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये बनता है NH3। आपको बैलेंस करना होगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जानते हैं इसको कहा जाता है हैबर प्रोसेस। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ये आएगा कि हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाया जाता है। याद रखिएगा, इस प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस कहलाता है, प्रोसेस है ये हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस कहलाता है। तो हैबर प्रोसेस से आप अमोनिया बना सकते हैं, HABER लिखें, हैबर प्रोसेस। उसके अलावा आप ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया करा सकते हैं। तो ऑक्सीजन भी तो हुआ आपका नॉन मेटल। तो देखिए ये O2 है, N2 से आप रिएक्शन कराते हैं तो ये 2NO बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर भी जो टेम्परेचर होता है ना स्टूडेंट्स, ये लगभग 2000 केल्विन ताप की जरूरत पड़ती है और उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग कहते हैं, आप क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों का मिश्रण लेते हैं, दोनों के मिश्रण को गर्म करते हैं लगभग 2000 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये हो गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। आप ये जानिए कि ये जो है, ये जो प्रक्रिया है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड बनाने के उपयोग में आता है और इसको बर्कलैंड आइड प्रोसेस कहते हैं। बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस द्वारा नाइट्रिक एसिड के लिए NO इसी विधि से प्राप्त होता है, चाहे इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अधातु से भी अभिक्रिया करता है। उसके बाद एक छोटे से और शब्द की चर्चा करना चाहेंगे स्टूडेंट्स। एक शब्द है एक्टिव नाइट्रोजन।
एक्टिव नाइट्रोजन। ये अब एक्टिव नाइट्रोजन क्या है, पहले जाने कि एक्टिव नाइट्रोजन हाईली एक्टिव होते हैं, इसीलिए इसका नाम एक्टिव नाइट्रोजन है भी। अब क्या करते हैं, एक्टिव नाइट्रोजन बनाने के लिए आप एक पात्र लेते हैं और इसका दाब बहुत ही घटा देते हैं। इसका दाब कर देते हैं प्रेशर लगभग 2 mm के आसपास इसका प्रेशर कर देते हैं, बहुत ही घटा दिए। और इसमें आपने क्या भरा हुआ है, तो नाइट्रोजन गैस है, इसमें भरा हुआ आपने नाइट्रोजन गैस इनटू गैस। तो नाइट्रोजन गैस एक पात्र में भरना है, फिर उसका प्रेशर घटा देना है और फिर इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रवेश कराना है। इलेक्ट्रिक स्पार्क, विद्युतीय स्पार्क। जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क आप इसमें प्रवेश कराते हैं तो होता क्या है कि जो N2 है ना, N2 ये परमाणु के रूप में टूट जाता है। जो N2 है वो 2NO के रूप में हो गया, ये एटॉमिक नाइट्रोजन हो गया। ये हो गया आपका एटॉमिक नाइट्रोजन। तो जो एटॉमिक नाइट्रोजन है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, अभिक्रियाशील होता है, उसी को एक्टिव नाइट्रोजन कहते हैं। आप इससे एक्टिव नाइट्रोजन की अभिक्रिया किसी और जो बहुत सारे यौगिकों से करा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ये देखिए, ये एसिटिलीन है, अगर आप इसकी एक्टिव नाइट्रोजन से अभिक्रिया करा देते हैं, यहाँ जगह का थोड़ा सा अभाव है और इतनी ही बात लिखना इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूँ, तो ये दोनों हाइड्रोजन हट जाते हैं और कुछ इस तरह से बन जाता है। स्टूडेंट देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड N। इसका जो नाम होता है ना, साइनोजेन हो जाता है, साइनोजेन, CYA, साइनोजेन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक्टिव नाइट्रोजन बना। एक बार फिर से मैं बात करूंगा आपके लिए। एक्टिव नाइट्रोजन क्या करते हैं कि नाइट्रोजन किसी पात्र में लेंगे, उस पात्र का दबाव बहुत ही घटाएंगे, बहुत ही कम करेंगे, लगभग आप 2 mm के आसपास कर देते हैं। फिर उस पात्र में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, मतलब चिंगारी उत्पन्न करते हैं, स्पार्क उत्पन्न करते हैं। स्पार्क समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न करते हैं। इससे क्या होता है कि जो डाई नाइट्रोजन वाला जो N2 है वो टूट करके एटॉमिक नाइट्रोजन में बदल जाता है। मतलब N2 टूट के क्या हो जाता है, NON हो जाता है, N। और जो N हो गया इसी को आप कहते हैं एक्टिव नाइट्रोजन हो गया। ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और अनेक यौगिकों के साथ अभिक्रिया करता है। आपके सामने है एसिटिलीन है, एक्टिव नाइट्रोजन से आपने अभिक्रिया कराया, यही हो गया आपका एटॉमिक नाइट्रोजन, एक्टिव नाइट्रोजन। और देखिए क्या बना लिया, तो साइनोजेन बनाया, ये C है, साइनोजेन बनाता है। साइनोजेन का उपयोग जो होता है वेल्डिंग इत्यादि में किया जाता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। एक बार मैं फिर से जल्दी में बता दूं कि हमने आज के वीडियो में देखा कि डाई नाइट्रोजन में 2 तरह के गुण, एक भौतिक गुण जिसमें उसके रंग के, स्वाद के, गलनांक के, क्वथनांक के, अभिक्रियाशीलता के, दहनशीलता के बारे में हमने जाना। और फिर उसके बाद दूसरा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा कि कमरे के ताप पर डाई नाइट्रोजन की अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम है, क्योंकि उनके बंधन के बीच का जो पावर है, मतलब मजबूती है, आप कहिए कि बंधन विखंडन जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कमरे के ताप पर वो लगभग निष्क्रिय है। लेकिन ताप बढ़ा देते हैं, बस अभिक्रिया करने लगता है, वो सीधे सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके नाइट्राइड बना लेता है और अधातुओं से भी ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। जैसे अगर बात करें स्टूडेंट्स यहाँ दाब की, तो लगभग 200 ATM दाब की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, लगभग 200 ATM दाब यहाँ पर। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में, तो इसकी पुनः चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आई होगी। फिर हमारी और आपकी भेंट होगी अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अमोनिया से रिलेटेड इसी कंपाउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।